आज है 5 जनवरी सोमवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने उमर खालिद और शरजील इमाम की उम्मीदों पर बड़ा झटका दिया है। हम जानेंगे कि कैसे एक तरफ दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत खारिज हुई, वहीं दूसरी तरफ रेप और हत्या के दोषी राम रहीम को 15वीं बार पैरोल मिल गई है। हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत ने उन्हें खुश करने के लिए रूसी तेल खरीदना कम कर दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले, क्रिकेट की दुनिया में छिड़ी नई जंग और वेनेजुएला के राष्ट्रपति की अमेरिका द्वारा की गई हैरान करने वाली गिरफ्तारी पर भी हमारी नजर रहेगी। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली दंगों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये दोनों पिछले 5 साल से ज़्यादा वक्त से जेल में हैं। हालांकि कोर्ट ने इसी मामले में 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में हायरार्की ऑफ गिल्ट यानी दोष के पदानुक्रम का सिद्धांत अपनाया है। बेंच का कहना है कि उमर खालिद और शरजील इमाम साजिश के मुख्य किरदार थे। कोर्ट के मुताबिक इनकी भूमिका योजना बनाने और भीड़ जुटाने में केंद्रीय थी। वहीं जिन 5 लोगों को जमानत मिली है उनकी भूमिका सहायक यानी सब्सिडियरी मानी गई है। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। खालिद और शरजील पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डाला और आवश्यक सेवाओं को बाधित किया। हालांकि कोर्ट ने खालिद और इमाम के लिए एक छोटा सा रास्ता खुला छोड़ा है। आदेश के मुताबिक अगर 1 साल के अंदर गवाहों की जांच पूरी नहीं होती है तो वे दोबारा जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। इस फैसले पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। आरजेडी सांसद मनोज झा और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने सवाल उठाया है कि बिना ट्रायल के 5 साल जेल में रखना कहाँ का न्याय है। उन्होंने इसकी तुलना गुरमीत राम रहीम को बार बार मिल रही पैरोल से की है। वहीं बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्यमेव जयते बताया है। अब बात करते हैं इस फैसले पर हो रही कानूनी बहस की। वरिष्ठ पत्रकार सौरभ दास और कानूनी विद्वान गौतम भाटिया ने इस फैसले का तीखा विश्लेषण किया है। सौरभ दास ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना बेहद अजीब है कि 5 साल की कैद अभी इतनी लंबी नहीं हुई है कि उसे असंवैधानिक माना जाए। यानी कोर्ट की नज़र में यूएपीए के तहत 5 साल बिना मुकदमे के जेल में रहना जमानत का आधार नहीं बन सकता। वहीं गौतम भाटिया ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि कोर्ट ने आंखें मूंद लेने वाला रवैया अपनाया है। उनके मुताबिक कोर्ट ने अभियोजन पक्ष यानी पुलिस की कहानी में मौजूद खामियों को अपनी तरफ से भर दिया। भाटिया का तर्क है कि उमर खालिद दंगों के वक्त दिल्ली में नहीं थे और न ही उनके पास से कोई हथियार मिला। फिर भी कोर्ट ने साजिश शब्द का इस्तेमाल करके उन्हें जेल में बनाए रखा। उनका कहना है कि कोर्ट ने सबूतों की जांच करने के बजाय पुलिस के दावों को ही सच मान लिया है। अब रुख करते हैं अगली खबर का जो भारतीय न्याय व्यवस्था में दोहरे मापदंडों की बहस को हवा दे रही है। एक तरफ जहां उमर खालिद को 5 साल बाद भी जमानत नहीं मिली, वहीं दूसरी तरफ हत्या और बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 15वीं बार पैरोल मिल गई है। रोहतक के डिविजनल कमिश्नर ने शनिवार को उसकी पैरोल मंजूर की। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 8 सालों में राम रहीम कुल 405 दिन जेल से बाहर रह चुका है। वर्ष 2025 में उसे 3 बार पैरोल मिली थी। इस बार उसे डेरा के दूसरे प्रमुख शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के लिए 40 दिन की छुट्टी मिली है। विपक्ष और सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक सजायाफ्ता मुजरिम को इतनी सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं, जबकि जिन लोगों का मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ है वे सालों से जेल में हैं। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत ने रूस से तेल का आयात इसलिए कम किया है क्योंकि वे उन्हें खुश करना चाहते थे। 4 जनवरी को ट्रंप ने कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो वे भारत पर और ज़्यादा टैरिफ यानी टैक्स लगा सकते हैं। ट्रंप के करीबी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा किया है कि भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने उनसे मुलाकात की थी और टैरिफ कम करने की गुहार लगाई थी। ग्राहम के मुताबिक भारतीय राजदूत ये बताने के लिए उत्सुक थे कि भारत अब रूस से कम तेल खरीद रहा है।
ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें पता था कि मैं नाखुश हूं, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि नवंबर महीने में भारत ने फिर से रूसी तेल का आयात बढ़ाया है। अब बात करते हैं एक अजीबोगरीब प्रशासनिक मामले की जो मध्य प्रदेश के उज्जैन से आया है। वहां के एक एसडीएम आनंद मालवीय को सस्पेंड कर दिया गया है। वजह बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने घंटा शब्द का इस्तेमाल किया था। एसडीएम साहब ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आदेश जारी किया, लेकिन गलती यह हुई कि उस सरकारी आदेश में उन्होंने लिख दिया कि मंत्री जी का घंटा वाला बयान तानाशाही व्यवहार का प्रतीक है। उन्होंने ये भी लिख दिया कि इंदौर में बीजेपी शासित नगर निगम द्वारा गंदा पानी सप्लाई किया गया। बाद में एसडीएम ने सफाई दी कि यह कंटेंट कांग्रेस के एक व्हाट्सएप ग्रुप से गलती से कॉपी पेस्ट हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब नज़र डालते हैं मणिपुर के हालात पर। मणिपुर में हिंसा का दौर अभी थमा नहीं है। बिष्णुपुर जिले में सोमवार को एक आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। ये धमाका एक खाली पड़े घर में हुआ, जो मैतेई समुदाय के एक व्यक्ति का था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के विरोध में मैतेई संगठनों ने 24 घंटे के बंद का ऐलान किया है। कोकोमी नाम के संगठन ने इसे निहत्थे नागरिकों के खिलाफ आतंकी हमला बताया है। उनका कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी के बावजूद उग्रवादी खुलेआम आईडी लगा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब बात करते हैं साल 2026 की और चीन के बढ़ते दबदबे की। वरिष्ठ विश्लेषक आकार पटेल का मानना है कि 2026 का साल चीन के वैश्विक प्रभुत्व का साल होगा। उनका कहना है कि अमेरिका का दौर अब ढलान पर है। पटेल के मुताबिक आज चीन 150 से ज़्यादा देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन हर दिन $3 बिलियन का ट्रेड सरप्लस कमा रहा है, यानी वो जितना सामान खरीदता है उससे कहीं ज़्यादा दुनिया को बेचता है। सोलर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो या फिर बड़े समुद्री जहाज, चीन का इन सब पर एकाधिकार होता जा रहा है। आकार पटेल का कहना है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाकर चीन को डराने की कोशिश की थी, लेकिन चीन और मजबूत होकर उभरा। अब चीन तकनीक के मामले में भी आत्मनिर्भर हो गया है और दुनिया उस पर निर्भर होती जा रही है। देश के भीतर धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस की छुट्टियों को रद्द करना और चर्चों पर हमले होना अब एक आम बात होती जा रही है। केरल जैसे राज्य में भी क्रिसमस के कार्यक्रमों में बाधा डालने की खबरें आई हैं। आंकड़े बताते हैं कि ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं 2023 में 601 थीं, जो 2024 में बढ़कर 830 हो गईं। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थिति ज़्यादा खराब बताई जा रही है। आलोचकों का कहना है कि यह केवल छुट्टियों का मसला नहीं है, बल्कि यह अल्पसंख्यकों को सार्वजनिक जीवन से दूर करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी बुरी खबरें आ रही हैं। वहां एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हिंदू फैक्ट्री मालिक और पत्रकार राणा प्रताप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा एक हिंदू विधवा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावह घटना भी सामने आई है। हमलावरों ने महिला के बाल काट दिए और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। इन घटनाओं के बीच बांग्लादेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। यह फैसला बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड द्वारा अपनी टीम को भारत भेजने से मना करने के बाद आया है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिस तरह बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाला, उससे उनके देश के लोग आहत हैं। इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह ने एक गहरा विश्लेषण किया है। उनका कहना है कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करना कोई खेल का फैसला नहीं, बल्कि विशुद्ध राजनीति है। उन्होंने लिखा है कि इसके पीछे पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव और हिंदू भावनाओं का ध्रुवीकरण है। सुशांत सिंह का तर्क है कि क्रिकेट अब कूटनीति का नहीं बल्कि बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवाद का हथियार बन गया है। बीसीसीआई पर सत्ता पक्ष का पूरा नियंत्रण है और आईसीसी भी उसके सामने बेबस है। पहले पाकिस्तान को निशाना बनाया गया और अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ भी वही हो रहा है। ये खेल भावना के लिए एक खतरनाक संकेत है। अंत में बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा कर लिया है। जी हाँ, अमेरिकी कमांडो ने कराकस में एक ऑपरेशन चलाकर मादुरो को पकड़ा और अब उन्हें न्यूयॉर्क की कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन पर नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स तस्करी और आतंकवाद के आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीना ठोककर कहा है कि वेनेजुएला अब अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने धमकी दी है कि जो देश अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है।
दुनिया भर के कूटनीतिज्ञ इस घटना से स्तब्ध हैं और इसे एक खतरनाक मिसाल बता रहे हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। इन खबरों के पीछे छिपे सियासी और सामाजिक मायने समझना जरूरी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या अमेरिका की दादागिरी। हर घटना का असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें बताइए आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा। अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी हमें जरूर भेजें। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक पर तो है ही। आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार।